Glucose reacts with the phenyl hydrazine hydrochloride. Yesterday I was telling about the phenyl hydrazine. Today I said phenyl hydrazine hydrochloride. Reason is that phenyl hydrazine is insoluble in water. It's salt with HCl that is present in the lab. So it is not phenyl hydrazine, but it is phenyl hydrazine hydrochloride that is utilized for glucosazone formation. When glucose reacts with the phenyl hydrazine, there is a condensation reaction, and in the condensation reaction, small molecule like water and ammonia, they are lost. So the first part, CHO part, this one, it is condensing to give doubly bonded hydrazine part with the CH. Second, carbon was not a ketonic or aldehydic, but it was CHOH earlier. It is oxidized by the concerned group which was attached to the first carbonate and changed into the C double bond O that we have discussed in the previous lecture here. So that is the our mechanism here, that this changes into a double bond here. So this is the oxidation. Then this bond goes and forms a single bond here. This bond doubles. Then it is this bond that is extra, that is lost from here, and this part is released as an aniline part. तो ये CHOH वाला पार्ट था वो ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया. तो ये किसकी वजह से हुआ? ये जो ऊपर हाइड्रोजन का पार्ट था इसने इसको क्या किया? ऑक्सीडाइज किया. तो उसके बाद फिर कंडेंसेशन रिएक्शन है इनके बीच में, और ये जो पार्ट है दैट इज बीइंग कंडेंस्ड टू लूज द वाटर एंड इट इज फॉर्मिंग दिस डेरिवेटिव. फर्दर इट रिएक्ट्स with the third molecule here, and when the third molecule is formed, it is the loss of ammonia, where double bond NH it is lost from here, it is H2 lost from here, that is forming ammonia, and that is the glucosazone. What is glucosazone? It is added product where glucose adds the two phenyl hydrazine molecules and they are doubly bonded with the particular carbon, first and second carbon in the glucose. इंटरेस्ट वाली बात ये भी है इसमें कि चाहे आप फ्रक्टोज से स्टार्ट करें, फ्रक्टोज कीटोन होता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है. वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रक्टोज और वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज, यू विल गेट ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज ग्लूकोसाजोन. क्या बनेगा? केवल ग्लूकोसाजोन. कारण क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना ही फर्क है कि पहले दो कार्बन एटम में वेरिएशन है, बाकी में कुछ नहीं है, बाकी सिमिलर है. तो पहले दो कार्बन एटम ही यहां इन्वॉल्व हैं, किसमें? ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन फॉर्मेशन में. तो इसीलिए ग्लूकोज ही ग्लूकोसाजोन बनाता है और फ्रक्टोज भी फ्रक्टोसाजोन नहीं ग्लूकोसाजोन ही बनाता है. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन हाउ इट इज पॉसिबल. तो रिजल्ट क्या हुआ ओवरऑल फिनाइल हाइड्रोजन के एडिशन का कि पहले में कंडेंस्ड प्रोडक्ट, दूसरा कार्बन को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, फिर उसमें कंडेंस्ड प्रोडक्ट बना दिया. अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो यहां पर ग्रुप अटैच हुआ, ये ग्रुप थर्ड CHOH को भी क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है, और उसके बाद आपके पास कंडेंस्ड प्रोडक्ट. थर्ड के बाद वो फोर्थ को ऑक्सीडाइज कर सकता है, फिर कंडेंस्ड प्रोडक्ट. फोर्थ के बाद वो फिफ्थ कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, फिर कंडेंस्ड प्रोडक्ट. और फिफ्थ के बाद वो सिक्स्थ कार्बन एटम को कर सकता है, और क्या आ सकता है? उसमें कंडेंस्ड प्रोडक्ट आ सकता है. तो इसका मतलब रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होना चाहिए, रिएक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम ही ऑक्सीडाइज ना हो, थर्ड भी हो जाए, फोर्थ भी हो जाए, फिफ्थ भी हो जाए और सिक्स्थ भी, और सब में यही ग्रुप जो क्या हो जाए? अटैच हो जाए. पर ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? यहां पर ये लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है. वैसे है यही मॉलिक्यूल जो ऊपर वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा बेंजीन टाइप में मैंने लिख रखा है. इफ यू चेक इट, इट इज CH, तो ये रहा ये CH. देन डबल बॉन्ड N,
देन डबल बॉन्ड N, इसके साथ NH, तो ये ऊपर की तरफ जो वो यहां पर हाइड्रोजन है NH है, और उसके आगे क्या लगा है C6H5। सेकेंड कार्बन ये रहा, सेकेंड कार्बन में डबली बॉन्डेड N, देन अगेन सिंगल बॉन्ड N, इट इज H, इट इज C6H5। तो इस तरह से जो है ये यहां पर जो है वो मैंने बेंजीन की तरीके से इसको शो करने की शो की है उस स्ट्रक्चर में। कारण क्या है कि इन दोनों हाइड्रोजीन में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें एक बॉन्ड तो ये सॉलिड बॉन्ड है जहां पर मैंने इस वक्त एरो रखा है, ये ऊपर वाला बॉन्ड यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज नॉट ए परमानेंट बॉन्ड। क्या ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। ये हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में एक्सचेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करती है, क्योंकि यही एक हाइड्रोजन है जो कि इसको आपस में बांधे रख रही है दोनों यूनिट्स को। और ये अगर यहां से ओपन हो जाए तो ऐसा होगा कि ये फर्दर वाले कार्बन एटम को भी ऑक्सीडाइज कर देगी, या फिर ये हाइड्रोजन यहां पर हो ही ना तो सारे ही कार्बन एटम्स पे जो है वो ओसाजोन फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन यहां पर इस बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बनने में यहां हाइड्रोजन जो एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में एक्सचेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करती है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि जो हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन थी, वो वाली हाइड्रोजन थी N, ये से डबली बॉन्डेड है, इसके आगे फिर N है, उसके ऊपर H है, यानी जो बेंजीन के साथ नाइट्रोजन लगी है उसके ऊपर वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट में अगर मैं उसी हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये रिएक्शन जो वो फर्दर स्टॉप नहीं होता है, दिस रिएक्शन कंटिन्यूज एंड इट ऑक्सीडाइजेस ऑल द कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। एक भी कार्बन एटम को नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज कर देता है। इट मीन्स कि अगर यहां पर हाइड्रोजन ना हो, वो हाइड्रोजन जो है वो पहले दो मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। क्या कर रही है वो? स्टेबलाइजेशन की वजह से जो है वो फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन ना हो तो इनके बीच में यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन जो क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, और सारे ही कार्बन एटम के हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दिस इज एमाडोरी रीअरेंजमेंट, मोस्टली इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। डिस्कस द ओसाजोन फॉर्मेशन एंड आल्सो डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। तो ये आपने एग्जाम के लिए जो है वो याद कर लेना है। लेट अस डिस्कस सम मोर रिएक्शंस हियर। सो सी द अपर वन रिएक्शन हियर, रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज की हो सकती है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हियर। तो मोस्टली हाइड्रोजन यहां पर ऑलरेडी एडिड हैं, तो एक ये एल्डिहाइड पार्ट है, यहां हाइड्रोजन ऐड करके इसको किस में चेंज किया जा सकता है, अल्कोहल में चेंज किया जा सकता है। सो व्हेन इट इज रिड्यूस्ड विद द सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल हाइड्रोजन, जिसको रेने निकल बोलते हैं, या फिर सोडियम अमलगम इन वाटर दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। तो सोडियम जो है वो वाटर में ऐसे तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, लेकिन मरकरी के साथ जो वो स्लोली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकती है किस ग्रुप को, CHO ग्रुप को। तो जब इसको रिड्यूस करते हैं तो यहां पर CH2OH आता है। CH2OH आने का मतलब है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, पहले तो ये प्राइमरी अल्कोहल ये रहा एक वाला पार्ट, उसके बाद सारे सेकेंडरी अल्कोहल हैं, ये क्या था, एल्डिहाइड था। तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो CH2OH इस वजह से आया होगा कि इससे पहले कहीं ना कहीं यहां पर क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप रहा है। तो ये केवल आइडिया दे रहा है आपको कि CH2OH has been formed from the CHO group. So this is an indication that your compound, whatever it is, it contains a CHO group. If I use here red phosphorus in presence of hydrogen iodide, तो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि ये किसी भी कार्बन एटम में ऑक्सीजन को नहीं रहने देगा। इट विल रिड्यूस ऑल द कार्बन एटम्स। तो ये OH भी गायब हो जाएगा, ये OH भी गायब हो जाएगा, ये CHO भी गायब हो जाएगा।
अगर ये सारी ऑक्सीजन गायब हो जाएंगी तो आपके पास क्या बचेगा? अल्केन बचेगी। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन। हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन है, आयोडीन इजिली एंटर हो जाता है कंपाउंड और इजिली रिमूव भी हो जाता है, तो इसलिए 2 आइडो प्रोडक्ट भी इसमें बनता है। तो यहां से क्या आइडिया लग रहा है? ऊपर वाले रिएक्शन से ये आइडिया लगा कि कंपाउंड में CHO ग्रुप पॉसिबिलिटी है। नीचे वाले में ये पता लगा कि इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम है, बाकी कुछ नहीं। कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है, क्योंकि आपके पास क्या बन रही है? हेक्सेन बन रही है और 2 आइडो हेक्सेन बन रहा है। सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट कंपाउंड कंटेन्स 6 कार्बन एटम। नाउ सम इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग द ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशंस। ब्रोमीन वाटर जो है वो नथिंग दैट इज Br2 डिजॉल्व इन द वाटर। थोड़ा सा ब्रोमीन जो पानी में ली हुई है। ब्रोमीन जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, अगर कहीं पर CHO ग्रुप लगा है तो उसको वो ऑक्सीडाइज कर सकती है। क्या कर सकती है? ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो यहां पर ये CHO ग्रुप है, ये जो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसके ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बन रहा है? यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द दिस COOH। तो आपके पास बना ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन ने पहले पार्ट को नहीं छुआ, ब्रोमीन ने मिडिल पार्ट को नहीं टच किया, लेकिन ब्रोमीन ने CHO ग्रुप को जो ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर दिया? COOH में। सो रिमेनिंग पार्ट इज अनअफेक्टेड एट ऑल। वी आर ओनली गेटिंग हियर COOH ग्लूकोनिक एसिड। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ है, यहां पर CHOH4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? CHOH4 यहां पर, ना कि CH2 4 टाइम्स। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग CHO ग्रुप टू द COOH ग्रुप। तो ये क्या आइडिया मिल रहा है यहां इस रिएक्शन से? दिस इज ओनली गिविंग एन आइडिया दैट whatever the compound you have taken that contains a CHO group. Let us see further for the oxidations of the glucose. The above reaction is the oxidation with the nitric acid. Top reaction here, it is this one. तो जब नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो ये वाला CHO भी ऑक्सीडाइज होके एसिड ग्रुप में चेंज हो गया, और ये वाला CH2 ग्रुप भी किसमें चेंज हो गया? COH में। मिडल पार्ट फिर गलत है, ये इट शुड बी CHOH4। तो नाइट्रिक एसिड जो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी एसिड में चेंज कर देगा और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी किसमें चेंज कर देगा? एसिड ग्रुप में चेंज कर देगा। लेकिन बीच वाले कार्बन एटम जो हैं, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, दे विल रिमेन एज इट इज। क्या रहेंगे? वो एज इट इज रहेंगे। CHOH4 होना है यहां पर, ना कि CH2 4 टाइम्स। So this means that the given compound whatever it is, एक ग्रुप जो उसमें CHO से आया होगा और दूसरा जो कहां से आया है? CH2OH की ऑक्सीडेशन से आया है। So that is the ग्लूकेरिक एसिड और सेचरिक एसिड। ये केवल प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा। पीछे वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन अगर कंपेयर करते हो आप, तो प्रीवियस रिएक्शन में आपके पास CH2OH ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रोमीन जो है प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर रही है, लेकिन CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके वो एसिड में चेंज कर दे रही है, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। लेकिन यहां पर जो है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पहले CHO ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, साथ में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करेगा। वो सेकेंडरी को नहीं कर सकता है, क्योंकि सेकेंडरी से क्या बनेंगे? कीटोन बनेंगे। इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग द सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो बीच में CHOH 4 टाइम रहेगा और COH और COH, दैट इज द ग्लूकेरिक एसिड एंड द सेचरिक एसिड। ग्लूकोज इज हैविंग द रिड्यूसिंग नेचर आल्सो। ये जो है वो टोलन रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देता है और ये फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देता है। टोलन रिएजेंट क्या चीज होती है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टोलन रिएजेंट। सो दिस इज सिल्वर नाइट्रेट combining with the ammonium hydroxide. It forms by double exchange reaction silver hydroxide and ammonium hydroxide. Silver hydroxide further add the ammonium hydroxide, forming diamine silver hydroxide plus water. That is known as the diamine silver hydroxide. This compound oxidizes the glucose. So silver compound, silver positive compound, this one, this is again a mild oxidizing agent.
इट ऑक्सीडाइजेज दिस CHO ग्रुप टू द COOH। ये इसको किसमें चेंज कर देता है? एसिड ग्रुप में चेंज कर देता है। और सिल्वर की इसमें क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब के साइड में स्टिक हो जाता है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो उसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। वन इज कॉपर सल्फेट, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। वन इज कॉपर सल्फेट, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। When you combine these two, they form sodium sulfate plus copper hydroxide. It is copper or cupric hydroxide because that is present in the 2 positive oxidation state. Cupric hydroxide, it decompose to give the cupric oxide plus water. क्या बनेगा इससे? Cupric oxide plus water. When cupric oxide, it is being treated with this glucose, then it gives the corresponding acid of the glucose, that is the gluconic acid, sodium gluconate. क्या बनेगा? sodium gluconate, and it will precipitate the Cu2O, that is the cuprous oxide. तो क्या फर्क पड़ा इसमें? कॉपर जो है वो ऑलरेडी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये कॉपर यहां पर रिड्यूस होके जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो कॉपर की यहां पर रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? यहां पर रिडक्शन, और ऑक्सीजन जो है वो एज इट इज है। तो कॉपर रिड्यूस हुआ है और साथ में ग्लूकोज क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इससे आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो वो क्यूप्रस ऑक्साइड के बनते हैं। सो दैट इज द रिएक्शन विद द रिड्यूसिंग नेचर और रिएक्शन विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड द filling solution. Next one, it is reaction with the acetic anhydride. When glucose is treated with the acetic anhydride, इस जो ग्लूकोज का पार्ट है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मैंने अलग कर दिया। बाकी जितने भी आपके पास CH2OH या CHOH थे उनको मैंने इकट्ठा कर दिया यहां पर। That forms C5H6OH5. When this is treated with the acetic anhydride in pyridine base, then all the OH group they are replaced by the acetate group. So this is a penta-acetylated product. इसमें जो हर एक कार्बन एटम पे जो है वो एसिटेट ग्रुप जो वो ऐड हो जाएगा। What this reaction tells? इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो प्रेजेंट है। कितने? 5। क्योंकि पेंटा एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट तब बनेगा जब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज ओनली द OH ग्रुप इज दैट इज बीइंग एसिटाइलेटेड हियर। दस इट इज सिंपल रिएक्शन। तो ये अल्कोहल है, देखो यहां पर ROH दैट इज रिएक्टिंग विद द एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हाफ पोर्शन का जो है वो उसका कोरोस्पॉन्डिंग एस्टर बन जाएगा अल्कोहल का, और यहां पर बाकी पार्ट जो है वो दैट इज रिलीज एज द सोडियम एसिटेट पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसिटेट। देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन, इट इज नेम थोड़ा सा अलग है, टिपिकल है। इट इज लॉब्री डी ब्रूइन बैन इकिंस्टन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है। अगर ग्लूकोज आपके पास है और उसको आप बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, तो जो एल्डिहाइड है दैट इज चेंजेस इनटू द इनोल। एल्डिहाइड जो है वो इन प्लस अल्कोहल, ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ध्यान दो, बाकी नीचे पार्ट को छोड़ दो जो पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे आप बेस से ट्रीट करोगे दैट इज चेंजिंग इनटू द इनोल पार्ट। तो यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव हो गई, नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन यहां एंटर करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अगेन वाटर से हाइड्रोजन ग्रैस्प करेगा तो ये CHOH और डबल बॉन्ड यहां आ गया। इसको बोलते हैं पार्ट को इनोल। क्या बोलेंगे इसको? इनोल। इनोल जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज होके जो है वो द्वारा किसमें? ग्लूकोज वाले हिस्से में ही चेंज कर सकती है जैसे ये पहले था, लेकिन यहां OH की ओरिएंटेशन बदल गई। वाई द चेंज ऑफ द ओरिएंटेशन एट द सेकेंड पोजीशन, ग्लूकोज चेंजेस इनटू द मेनोज। ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा? मेनोज में चेंज हो जाएगा। और यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस से जो है इनोल फॉर्म जो है वो किसमें चेंज हो सकती है? फ्रक्टोज में चेंज हो सकती है। दैट कैन चेंज इनटू द फ्रक्टोज।
तो ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, these are changeable into each other merely by the addition of the sodium hydroxide. Remaining portion we will discuss later on.